पहला ही प्रश्न है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। विकलांगता, ध्यान रखिएगा, विकलांगता आधारित भेदभाव, विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, के विरुद्ध अधिकार, इसको जो है अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया है, मौलिक अधिकार घोषित किया है। इसको तो विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया है, मौलिक अधिकार घोषित किया है। वैसे अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात करें, इस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है 28 जनवरी 1950 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय यानी सर्वोच्च न्यायालय है कहां पर, नई दिल्ली में। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के कौन है, संजीव खन्ना। संजीव खन्ना वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के कौन है, मुख्य न्यायाधीश है। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है, 28 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय है कहां पर, नई दिल्ली में। और इसी सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में मौलिक अधिकार घोषित किया, किसको, विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, है ना। विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया है, मौलिक अधिकार घोषित किया है। मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार का प्रावधान, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, इसके बारे में थोड़ा समझिए। फंडामेंटल राइट के बारे में बात करें तो ये भारत के संविधान के किस भाग में है। भाग की बात करेगा तो भाग 3 में, किस भाग के अंदर में है, भाग 3। अनुच्छेद की बात करेगा, अनुच्छेद कहां से कहां तक के अनुच्छेद है, तो 12 से 35 के बीच, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच का जो अनुच्छेद है वो किसके अंदर है, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार के अंदर है। मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया, इसको भी ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार का प्रावधान ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया मौलिक अधिकार का प्रावधान। और इसमें कितने प्रकार के मौलिक अधिकार का वर्णन है, तो वर्णन है 6 प्रकार का वर्तमान में, है ना। और मूल संविधान की बात करेगा कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार था, यहां पर लिख दे रहे हैं ना। मूल संविधान में फंडामेंटल राइट की संख्या कितना था, तो ध्यान रखना है 7, लेकिन अभी है कितना, 6। ये कौन सा निकाला गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, संपत्ति का अधिकार, है ना। संपत्ति के अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, इसी को निकाला गया। मौलिक अधिकार ये नहीं है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब निकाला गया, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसको जो निकाला गया है 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 को संपत्ति का अधिकार जो है इसको मौलिक अधिकार से निकाल करके किसमें रखा, विधिक अधिकार में। विधिक अधिकार, इसको किसके अंदर रखा है, विधिक अधिकार के अंदर रखा है। तो इस तरह से संपत्ति का जो अधिकार है ये अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। कब से, 44वां संविधान संशोधन 1978। इस तरह से वर्तमान समय में फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार की संख्या कितना रह गया है, 6। लेकिन मूल संविधान की बात करेगा तो मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार था, 7 था। निकाला कौन सा गया, संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाला किस वर्ष गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 को। इसके अलावा थोड़ा सा और हम लोग बात कर लें, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार है जो हम लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार को लागू करने का अधिकार किसके पास है, ये संविधान के द्वारा, है ना। संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को
मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। राज्य के अंदर उच्च न्यायालय और देश के अंदर में सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार को लागू करने का अधिकार है। ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर? देश में। इसी ने सर्वोच्च न्यायालय ने भी मौलिक अधिकार को लागू किया है। और अगर उसी तरह राज्य की बात करेगा तो वहां पर क्या आएगा? उच्च न्यायालय। एक सवाल और ध्यान रखिएगा, वर्तमान समय में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। सबसे नवीनतम जो है वो उच्च न्यायालय है अमरावती, अमरावती उच्च न्यायालय, अमरावती उच्च न्यायालय, ये वर्तमान समय का ये सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, ऐसे कौन कौन सा मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो इसमें अनुच्छेद 15, अनुच्छेद, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15, इसके साथ अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29, उसके बाद अनुच्छेद 30 जो है 15, 16, 19, 29 और ये 30, ये जो अनुच्छेद है ये केवल और केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। ये अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ध्यान रखना है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। यहाँ से सवाल पूछा जाता है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है मौलिक अधिकार, है ना? नागरिकों को प्राप्त है। ये जो अनुच्छेद है इसके अंदर जो मौलिक अधिकार है वो सारा मौलिक अधिकार केवल और केवल किसको प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नोट डाउन कर दे रहे हैं, यह है अनुच्छेद 14, उसके बाद अनुच्छेद 20 और उसके बाद जो है अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22 के बाद ध्यान रखिएगा 23, 24, 23 और 24 ये हो गया। फिर उसके बाद अनुच्छेद 25 और 26, ये दोनों अनुच्छेद 25, 26 और 27 और 28, ये सारे अनुच्छेद जो है भारत के नागरिकों के साथ साथ में विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। ये सब जो अनुच्छेद के अंदर मौलिक अधिकार है कौन कौन है? 14 है, 20 है, 21 है, फिर 21A है, 22 है, 23 है, 24 है, 25, 26 है, 27, 28, ये सारे जो मौलिक अधिकार हैं इस अनुच्छेद के अंदर जो भी मौलिक अधिकार है वो भारत के नागरिकों के साथ साथ में विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है ना? इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप लोग कर रहे थे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसको कि हम लोगों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के बारे में बहुत सारा प्रश्न हम लोग देख भी चुके हैं। मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसके अलावा ये जो भारत के अंदर वर्तमान समय में मौलिक अधिकार है वो कितना है? 6 मौलिक अधिकार है, जबकि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार के अंदर रखा गया। संपत्ति के अधिकार को निकाला किस वर्ष गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल दिया। इस तरह से अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा और अभी जो है वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना हो गया है? 6 हो गया है। अगर हम लोग बात कर ले मौलिक अधिकार, समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। समानता का अधिकार, ये जो समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार, ये समानता का अधिकार अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में जो है ये कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार। इसके अलावा हम लोग जो देखेंगे वो देखिएगा, हम लोग देखें अनुच्छेद 15, ये अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये जो अनुच्छेद है ये सारे के सारे अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अगर हम लोग बात कर ले अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 के अंदर है क्या? अनुच्छेद 15 में धर्म, इसको ध्यान रखिएगा, धर्म, जाति, है ना, जाति, मूल, वंश, है ना, इसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। भेदभाव निषेध, भेदभाव क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किस आधार पर? धर्म, जाति, मूल, वंश,
इस आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव यानी विभेद नहीं कर सकते। इसी का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंदर में, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 16 में जो है, अनुच्छेद 16 के अंदर में लोक नियोजन में समान अवसर, लोक नियोजन में समान अवसर, लोक नियोजन में समान अवसर इसका जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 16 के अंदर है। अनुच्छेद 19 की बात करें तो 19 तो बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कितना बार प्रश्न पूछा गया है। अनुच्छेद 19 हम लोगों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। 19 में है 6 प्रकार के स्वतंत्रता, यानी कि अभिव्यक्ति, भाव और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, भाव और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाव और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और ये जो है कितने प्रकार की स्वतंत्रता इसके अंदर में? 6 प्रकार की। अनुच्छेद 19 में जो बताया गया है वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। इसमें से एक अनुच्छेद हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, एक अनुच्छेद याद रखना, अनुच्छेद 19A। अनुच्छेद 19A के अंदर जो दिया गया है वो प्रेस की स्वतंत्रता, क्या दिया गया है? प्रेस की स्वतंत्रता। और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है ना? तो ध्यान रखना है कि वो है अनुच्छेद 19A। और इसके अलावे हम लोग बात कर रहे थे अनुच्छेद 19 में क्या है? भाव और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसके अंदर में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान है, जिसमें हम लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 19A, जिसमें कि प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है ना। इसके अलावे हम लोगों को ध्यान रखना है ये अनुच्छेद नंबर 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा है। अल्पसंख्यक, इसके अंदर क्या है? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29। और अनुच्छेद 30 की बात करें तो इसमें शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के में अल्पसंख्यकों का अधिकार दिया गया। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, साथ ही स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों के हित वर्गों का अधिकार दिया गया। वो किस अनुच्छेद के अंदर में? अनुच्छेद 30 में है। इसके अलावे जो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जितना अभी हम लोग देखे, ये अनुच्छेद 15, 16, 29, 29 और ये 30, ये अनुच्छेद जो है केवल और केवल किसको प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसके अलावे जो हम लोगों को ध्यान रखना है वो ध्यान रखना अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित, यानी अनुच्छेद 17 के अंदर क्या है? ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 17 की बात करेगा तो अनुच्छेद 17 के अंदर में है अस्पृश्यता। क्या है? अस्पृश्यता, यानी आप इसी को कह सकते हैं छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, या आप कह सकते हैं अनटचबिलिटी, छुआछूत का अंत। ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर में है? अनुच्छेद 17। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा याद रखना है हम लोगों को अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 की बात करेगा तो अनुच्छेद 18 के अंदर है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 18 के अंदर में। इसके अलावा हम लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद, ये प्रेस की स्वतंत्रता हो गया। हम लोगों को इसके अलावा जो ध्यान रखना है अनुच्छेद 20 याद रखना है। अनुच्छेद 20 के अंदर में दिया गया संविधान का 2 सिद्धि कार्यक्रम। 2 सिद्धि यानी कोई भी व्यक्ति अपराध करता है, कोई अपराध करता है तो उस अपराध के लिए उस व्यक्ति को, उस अपराधी को केवल और केवल एक ही सजा हो सकती है, वही होता है 2 सिद्धि। इसका जो प्रावधान है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 में है। एक याद रखना है हम लोगों को अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के अंदर में क्या है? केवल 21 की बात कर रहे हैं हम लोग। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 के अंदर में है कि अनुच्छेद 21 के अंदर जो विदेशी यात्रियों, विदेश यात्रा का अधिकार है ना, विदेश यात्रा का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, ये जो दिया गया है ये दिया गया अनुच्छेद 21 में। इसके अलावा ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण के विरुद्ध है ना,
मौलिक अधिकार से संबंधित है। बच्चों के शोषण, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 याद रखना। अनुच्छेद 24 के अंदर में क्या है? बच्चों के शोषण के विरुद्ध, बच्चों के शोषण के विरुद्ध, बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार ये दिया गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 में। इसके अलावा एक अनुच्छेद जो है निश्चित रूप से आप ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 को निश्चित याद रखना है, अनुच्छेद 32। और ये अनुच्छेद 32 जो है, अनुच्छेद 32 की बात करें तो अनुच्छेद 32 में जो दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 32 के अंदर में। और इसी संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा कहा था, आत्मा कहा था किसने? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। किसको कहा? किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा जो बताया था वो किसको बताया था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को। क्लियर है इतना? अनुच्छेद 32 को ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसने बताया था? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, और यही भीमराव अंबेडकर जो है इनका जन्मदिन प्रत्येक वर्ष भारत में 14 अप्रैल को मनाते हैं। भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है, भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है। यही भीमराव अंबेडकर जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने थे, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है वो है क्रिकेट से संबंधित। अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ध्यान रखना है, किस ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी ने अभी हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया? तो वो है स्टीव स्मिथ। कौन है खिलाड़ी का क्या नाम है? स्टीव स्मिथ। ध्यान रखिएगा, ये खिलाड़ी का नाम है स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ, ये जो स्टीव स्मिथ है ना, इंडिया ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के वनडे टीम के कैप्टन थे, कप्तान थे। स्टीव स्मिथ ने हाल ही में वनडे क्रिकेट से क्या किया? संन्यास की घोषणा किया। ये क्यों किया? तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में भारत और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच हुआ था, और ये मैच जो था चैंपियन ट्रॉफी का सेमीफाइनल था। कौन सा मैच था ये? चैंपियन ट्रॉफी का सेमीफाइनल, चैंपियन ट्रॉफी का सेमीफाइनल, सेमीफाइनल। और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह से पराजित हो गया। इस कारण से स्टीव स्मिथ ने क्या किया? वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिया। थोड़ा सा अगर हम लोग बात कर ले चैंपियन ट्रॉफी, है ना, चैंपियन ट्रॉफी जो अभी हाल ही में चल रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं। चैंपियन ट्रॉफी, ये जो चैंपियन ट्रॉफी है इसका संबंध किस खेल से है? ये क्रिकेट से संबंधित है, इतना तो पता हो गया। और अगर बात करें इसको ऑर्गेनाइज जो कर रही है, वो ऑर्गेनाइज कौन कर रही है? आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें, थोड़ा सा जिक्र करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना होती है 1909 में। स्थापना किस वर्ष होती है? 1909 ईस्वी में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर? इसके बारे में ध्यान रखिएगा। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई के अंदर में। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? दुबई के अंदर में हेडक्वार्टर है, दुबई। और एक सवाल और ध्यान रखिएगा, इसके वर्तमान समय में चेयरमैन जो है, चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है जय शाह। जय शाह ये अपना जो है गृह मंत्री अमित शाह यानी कि सुपुत्र हैं, जय शाह। और यही आईसीसी के क्या है? चेयरमैन है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो आईसीसी ने इसको अभी होस्ट किया, होस्ट नहीं किया, ये ऑर्गेनाइज किया। होस्ट जो किया यानी कि मेजबानी जो है कहां पर ये हो रहा है? ये पाकिस्तान के अंदर में इसका होस्ट किया है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान भाई साहब पहले ही बाहर हो चुका, एक भी मैच नहीं जीत पाया। यहां तक हुआ बांग्लादेश के साथ मैच था, वो भी क्या हुआ? टाई हुआ, दोनों को एक एक अंक मिला, और बुरी तरह से वो बाहर हो गया है पाकिस्तान। तो ये प्रश्न हुआ। अगर बात कर लें क्रिकेट से संबंधित है कि किस क्रिकेटर ने हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया, और ये खिलाड़ी है कहाँ का?
ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें ना, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और इस ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है कंगारुओं का देश। क्या कहा जाता है? कंगारुओं का देश कहा जाता है। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया। और चैंपियन ट्रॉफी में अभी सेमीफाइनल मैच हुआ था भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच, जिसमें से कि ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह पराजय होती है। और वहां पर जो वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान होते हैं स्टीव स्मिथ, इन्होंने क्या किया, इस मैच के बाद जो है अपने संन्यास की घोषणा किया। एक सवाल और आएगा प्रश्न क्रिकेट से संबंधित। भारत में क्रिकेट को जो कंट्रोल करती है उसके लिए जो बोर्ड है उसका क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा, बीसीसीआई। क्या नाम है उसका? बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब होती है? 1928 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। स्टेडियम, स्टेडियम। और ये कहां पर है? वानखेड़े स्टेडियम, ये कहां पर है? मुंबई के अंदर, यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? अहमदाबाद के अंदर जो है, पहले उसी को कहा जाता था मोटेरा स्टेडियम, और उसके बाद उसी का नाम फिर बदला और सरदार पटेल स्टेडियम आया। अब जो है उसी स्टेडियम का नाम हो गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये जो है पूरे विश्व का सबसे अधिक क्षमता वहां पर है, दर्शकों की ज्यादा लोग वहां पर जा सकते हैं। क्रिकेट का ये सबसे बड़ा स्टेडियम है विश्व में। अगर इसके अलावा थोड़ा सा और बात कर लें, ये क्रिकेट जो है क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 11। आप लोगों को हम याद कराए थे HCF, याद कीजिए HCF। HCF कितना है? 11 है। HCF 11 होता है। और क्रिकेट हो, हॉकी हो या फिर फुटबॉल हो, देखिए H से हो जाएगा हॉकी, C से हो जाएगा क्रिकेट और F से हो जाएगा फुटबॉल। और इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छापना है। भारत अभी तक में कितने बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुका है? यानी कि वनडे वाला, वनडे विश्व कप भारत कितनी बार जीता है और कब कब जीता है? इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छापना है। ठीक है। प्रश्न जो अगला प्रश्न है वो दिया गया है, डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? ऐसा प्रश्न है। यानी कि इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024, इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 एक्सेस नाउ है ना, एक्सेस नाउ के अनुसार विश्व में पहले स्थान पर कौन सा देश? इसके पहले थोड़ा सा ये जिक्र करते हैं, इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट है ना, वैश्विक इंटरनेट, इसके बारे में अगर बात कर रहे हैं, ये विश्व में कितनी बार शटडाउन किया गया? विश्व में शटडाउन कितनी बार किया गया? तो ये 296 बार शटडाउन किया गया। कितना बार? 296 बार शटडाउन किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, शटडाउन किया गया है। डाउन कितनी बार किया गया है? 296 बार। इसमें से सर्वाधिक जो शटडाउन किया है वो किया है म्यांमार ने। कौन सा देश ने? म्यांमार। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा कि पहले स्थान पे सर्वाधिक बार शटडाउन करने वाला देश कौन सा है? तो वह है म्यांमार। कौन सा देश हो जाएगा? म्यांमार। इस म्यांमार ने कितनी बार किया है? 85 बार किया है। तो इस तरह से ये पहले स्थान पे कौन सा देश है? म्यांमार। अगर भारत की बात करें, भारत दूसरे स्थान पर है। भारत दूसरे स्थान पर है और भारत ने 84 बार शटडाउन किया है। भारत दूसरे स्थान पर है। और इस 84 बार में भारत में अगर मैक्सिमम बात किया जाए किस राज्य कौन सा है, तो वो मणिपुर जो है सर्वाधिक शटडाउन, यानी कि ये एक्सेस नाउ के वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कौन सा श्रेष्ठ राज्य रहा है? वो है मणिपुर। और वैसे विश्व स्तर की बात करेगा तो म्यांमार। म्यांमार ने कितनी बार किया है शटडाउन? 85 बार। भारत ने कितना बार किया है? 84 बार। भारत का स्थान दूसरा है ना। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें, ये जो म्यांमार है, इस म्यांमार की राजधानी कहां पर है? म्यांमार की राजधानी कहां पर है? नापीता। ये म्यांमार की क्या है? राजधानी है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? करेंसी क्या है यहाँ की मुद्रा है क्यात। यहाँ की मुद्रा क्या है? क्यात। अगर बात कर रहे हैं, इसी म्यांमार को कहा जाता है गोल्डन पैगोडा का देश, है ना। क्या कहा जाता है इसको? गोल्डन पैगोडा का देश। गोल्डन पैगोडा का देश के नाम से जानते हैं किसको? म्यांमार को।
और ये यहाँ की जो प्रमुख नदी है इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। एक है इरावती नदी। कौन सा? इरावती नदी। इरावती नदी है। इसके अलावा सोलविन नदी है, सोलविन नदी। और इसके अलावा एक और याद रखिएगा, यह है सान का पठार, सान का पठार। ये सभी कहां पर है? इसी म्यांमार के अंदर में। सबसे पहला ध्यान रखिएगा, राजधानी कहां पर है म्यांमार का? नापिता। मुद्रा क्या है यहाँ का? क्या था? इसी म्यांमार को कहा जाता है गोल्डन पैगोडा का देश। और इसी म्यांमार में इरावती नदी है, साथ में सोलविन नदी है। और इस सान का पठार के नाम से जो जानते हैं वो भी कहां पर है? इसी म्यांमार के अंदर है। हम लोग जिक्र कर लेते हैं भारतीय राज्य जिसकी सीमा म्यांमार से लगता है, तो वो कौन कौन सा राज्य? यानी कुल मिला के म्यांमार से साझा करने वाले राज्यों की संख्या जो वो है 4। तो सब अरुणाचल प्रदेश है, ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है। इसके बाद जो है नागालैंड है, नागालैंड। और इसके बाद जो है वो है मणिपुर, मणिपुर है, मणिपुर, मणिपुर। और ध्यान रखना है मिजोरम। ये जो भारत के 4 राज्य हैं, इन चारों राज्यों से म्यांमार की सीमा लगती है। ये म्यांमार की सीमा को स्पर्श करती है। भारतीय राज्यों की संख्या कितना है? 4। वो कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। और ये चारों के चारों राज्य ना पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं ये 4 राज्य जिसकी सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती है। क्लियर है इतना? प्रश्न संबंधित है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 ईस्वी के अधिवेशन से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन ये क्यों महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। सबसे पहला चीज ध्यान रखिएगा, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन हुआ कहां पर था? लखनऊ में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन कहां पर हुआ था? लखनऊ में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? अंबिका चरण मजूमदार। अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार। इस अंबिका चरण मजूमदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किया था। मजूमदार। यहां से 2 प्रश्न बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन कहां पर हुआ? लखनऊ में। अध्यक्षता कौन किया? अंबिका चरण मजूमदार। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहला चीज ध्यान रखिएगा, 1907 का कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, 1907 का कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। और ये 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ क्या था कि कांग्रेस 2 दल में विभाजित हुआ था। कांग्रेस 2 दल में विभाजित हुआ था, एक तो था गरम दल और दूसरा क्या था? नरम दल। ये कब हुआ था? 1907 का सूरत अधिवेशन। और इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? यानी कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छापना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 का सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में छापना है। इतना ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का 1907 का जो सूरत अधिवेशन था उसमें कांग्रेस 2 दल में विभाजित हो गया, एक गरम दल दूसरा नरम दल। तो यहीं से रिलेट करता 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1916 ईस्वी का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार। इसमें एक नाम याद रखिएगा, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। और इस एनी बेसेंट के सहयोग से, इसी एनी बेसेंट के सहयोग, एनी बेसेंट के सहयोग से कांग्रेस का जो गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ था, कांग्रेस एक हुआ, कांग्रेस एक हुआ यानी समझौता हुआ। किसके किसके बीच? गरम दल और नरम दल। वो जो 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 दल में विभाजित हो गया था, एक गरम दल दूसरा नरम दल। तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही किनके सहयोग से? एनी बेसेंट के सहयोग से कांग्रेस फिर से क्या हुआ? एक हो गया, है ना। गरम दल और नरम दल दोनों मिल गया। तो किस समझौता, इसी को लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं। किसके सहयोग से? एनी बेसेंट के सहयोग से। ये पहला काम हुआ था। दूसरा काम आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी वर्ष यानी 1916 में ही इसका मुस्लिम लीग का अधिवेशन, मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहां पर हो रहा था? मुस्लिम लीग का अधिवेशन जो हो रहा था, अधिवेशन ये भी हो रहा था लखनऊ में। कहां पर अधिवेशन हो रहा था? ये भी कहां पर हो रहा था? लखनऊ में। और इस मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जो थे मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद
अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। दूसरी तरफ क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक का नाम याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। इस बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से, बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता होता है। किसके सहयोग से? बाल गंगाधर तिलक। यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसी लखनऊ अधिवेशन में पहला काम तो हुआ कि कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में, कांग्रेस दो दल में विभाजित हो गया था, एक गरम दल दूसरा नरम दल, और यही कांग्रेस का फिर से मिलन होता है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का, है ना। और इस अधिवेशन में जो ये जो कांग्रेस को एक करने में सबसे बड़ी भूमिका था, वो किनका था? एनी बेसेंट। जब बाल गंगाधर तिलक फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए एनी बेसेंट के सहयोग से, तो उसके बाद इस बाल गंगाधर तिलक ने जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हो रहा था लखनऊ में, इस मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता कराया था। किनके सहयोग से? बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से। ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो समझौता हुआ था, समझौता ये किनके सहयोग से हुआ था? बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से। और कब? 1916 में। ठीक है, ये 1916 का लखनऊ अधिवेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार। 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। इस अधिवेशन में कांग्रेस जो विभाजन हुआ था, गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गया। ये किनके सहयोग से हुआ? एनी बेसेंट के सहयोग से। थोड़ा एनी बेसेंट के बारे में समझ लीजिए। एनी बेसेंट मूल रूप से ये कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड। कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड की ये रहने वाली थी। ये भारत में जो पहली बार आई थी 1993 में पहली बार आई थी। और कहाँ पर आई थी? मद्रास के अडियार में। कहाँ पर आई थी? मद्रास के अडियार। क्यों आई थी? क्योंकि ध्यान रखिएगा, ये जो एनी बेसेंट थी जिस संगठन से जुड़ी हुई थी उसका नाम है थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये एनी बेसेंट जिस संगठन से जुड़ी हुई थी उस संगठन का क्या नाम है? थियोसॉफिकल सोसाइटी। और इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर कहाँ हुआ करता था? मद्रास के अडियार में। इसलिए एनी बेसेंट पहली बार जो आई थी वो 1893 में आई थी। कब? 1893 में आई थी। और ये एनी बेसेंट मूल रूप से कहाँ की रहने वाली है? इसी एनी बेसेंट ने भारत में आकर के एक प्रसिद्ध आंदोलन किया था जो होम रूल लीग आंदोलन है। ध्यान रखिएगा, होम रूल लीग आंदोलन देन किसका? इसी एनी बेसेंट का है। एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली है? आयरलैंड की रहने वाली है। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष आई थी? 1893 को। कहां पर आई थी? मद्रास के अडियार में। क्यों आई थी? क्योंकि इसी मद्रास के अडियार में एक संगठन का हेडक्वार्टर हुआ करता था, उस संगठन का नाम है थियोसॉफिकल सोसाइटी। और उसी थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी एनी बेसेंट। क्लियर है इतना?